वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी, अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 9वीं भूगोल। वाह, कितना सुंदर समुद्र, उछलती लहरें, और ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के भूगोल में, पाठ 6 में। पाठ 6 जो है ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और हमारे पाठ का नाम है समुद्री जल के गुणधर्म। ये तो आप स्लाइड देखकर ही समझ गए होंगे। समुद्री जल के गुणधर्म। इस पाठ में प्रवेश करने से पहले कुछ पुराने मुद्दों को याद करते हैं। क्षारता। क्षारता क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है पहले। सागर का पानी नमकीन क्यों होता है? सागर के पानी में क्षार अधिक होने के कारण क्या हैं? और सागर जल के क्षारों का हमें क्या उपयोग होता है? सागर जल के क्षार हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ऐसे कुछ मुद्दों पर हमने चर्चा की है पहले इसके। आज हम एक बार फिर से थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं। सागर का पानी नमकीन क्यों होता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारणों पे हम यहाँ दृष्टिपात करें। भूपृष्ठ के क्षार पानी में घुल जाते हैं। ये नदियों द्वारा समुद्र में प्रवाहित होते हैं। हम सब जानते हैं सारी नदियां सागर में मिल जाती हैं, तो जमीन के जितने भी क्षार पानी में घुले रहते हैं नदी के पानी में, अंततः वो समुद्र में ही मिल जाते हैं। और यह क्रिया लाखों वर्ष से हो रही है। ये 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल ऐसे नहीं है। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से यह क्रिया हो रही है। वाष्पीभवन के कारण समुद्र के पानी का ही वाष्प बनता है, और हम सब जानते हैं पृथ्वी पर लगभग 71.8% जो है वो पानी है, और उसमें भी 97.7% महासागर, सागर ये हैं, तो इनके पानी का ही वाष्पीकरण होता है। पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन उसकी जो क्षार है वो उसी पानी को वहीं पर स्थिर रह जाते हैं, और इस वजह से सागर का पानी हमें खारा लगता है, नमकीन लगता है। अगला मुद्दा था सागर के पानी में क्षार अधिक होने के क्या कारण हैं? एक पहला कारण है समुद्र का भूवेष्टित होना, यानी ऐसा समुद्र जो चारों ओर
भूभाग से या जमीन से घिरा हो, इसे हम भूवेष्टित समुद्र कहते हैं। लैंडलॉक, भूवेष्टित लैंडलॉक यानी जो जमीन से घिरा हो। और ऐसा जब सागर में मीठे पानी की आपूर्ति कम होती है, मीठे पानी मतलब शक्कर वाला पानी नहीं है, उसमें कोई शक्कर डाल के पानी नहीं डालता, तो मीठा पानी मतलब नदी का पानी। साधारणतया नदी का पानी जो होता है उसमें क्षार नहीं होते और नमकीन नहीं होता है, तो मीठे पानी की आपूर्ति कम होना। जब भी हम भूगोल में सागर से संबंधित कोई पाठ पढ़ें और उसमें मीठे पानी की बात आए तो ये समझ लेना चाहिए हमें कि ये हम नदी के पानी की बात कर रहे हैं, झरने के पानी की बात कर रहे हैं। तो ये मीठे पानी की आपूर्ति जब सागर में कम होती है तब सागर में क्षार अधिक होते हैं। वाष्पीभवन की गति का बहुत अधिक होना, वाष्पीभवन बहुत तेज गति से होता है तब भी पानी में, सागर के पानी में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे सागर जल के क्षारों का हमें क्या उपयोग होता है। वैसे तो बहुत सारे उपयोग हमारे सामने हैं, लेकिन अब हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे उस बारे में। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे कुछ चित्र देख रहे हो, कुछ आपको मूविंग इमेजेस दिखाई दे रही हैं। समुद्र की लहरें उछाल मारती हुई और उन उछाल मारती हुई लहरों पर ऊपर नीचे करते हुए ये बड़े बड़े नावें, बड़े बड़े जहाज हम देख रहे हैं अलग अलग चित्रों में। किस तरह से ये सागर की लहरें ऊपर नीचे हो रही है और ये जो बड़ी बड़ी नावें हैं ये कहीं नीचे हैं, फिर कहीं लहरों के साथ ही ये ऊपर नीचे होती रहती हैं और इतने विशाल लहरों में भी ये नावें डूबती नहीं है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ नीचे के दो चित्र, विशाल लहरें, भयानक लहरें, और ये इतना बड़ा जहाज इन लहरों को चीरता हुआ चला जा रहा है। लहरों के साथ ऊपर उठता है, लहरों के साथ नीचे की तरफ झुकता भी है, लेकिन ये जहाज पानी में डूबता नहीं है। ये क्यों, ऐसी स्थिति क्यों होती है? ये होती है सागर जल के क्षारों के कारण। अब आप कहोगे क्षारों के कारण जहाज नहीं डूबते, ये कौन सा जादू है? तो चलो हम समझते हैं इस बात को। समुद्री जल की उत्प्लावकता बढ़ती है। उत्प्लावकता एक नया शब्द है आपके लिए, तो हम संक्षेप में जानेंगे कि उत्प्लावकता क्या है। ये विज्ञान का विषय है, लेकिन हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सारा जीवन जो है, हमारी सारी सजीव सृष्टि जो है वह विज्ञान से भरी हुई है। चारों ओर विज्ञान ही विज्ञान है और इस तरह से हमारा हर विषय जो है वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। उत्प्लावकता का हमें क्या फायदा है? तो उसका लाभ जल यातायात के लिए उपयुक्त होता है। उत्प्लावकता जो है जल यातायात के लिए उपयुक्त है। कैसे? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि उत्प्लावकता क्या होती है। उत्प्लावकता मतलब किसी द्रव का वह बल जो ऊर्ध्वाधर दिशा में काम करता है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये शब्द बड़ा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत आसान है। ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा में। हम यदि किसी सतह पर खड़े हैं तो उस सतह से ऊपर की ओर जो बल रहेगा या जो डायरेक्शन रहेगा उसे ऊर्ध्वाधर दिशा है। ठीक है? तो अब यहाँ पर है किसी द्रव का वह बल जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। जब भी कोई द्रव पदार्थ, चाहे वो पानी हो, दूध हो, तेल हो, पेट्रोल हो, कोई भी जो द्रव पदार्थ है किसी भी रूप में हो, वो यदि किसी बर्तन में रखा है, किसी सतह पर रखा है, तो उस द्रव में एक फोर्स होता है, एक बल होता है जो ऊपर की दिशा में काम करता है। यानी वो भूतल से, उसकी सतह से ऊपर की दिशा में वो फोर्स काम करता है, यानी वह पानी को ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है? अब इसको हम समझते हैं एक चित्र के द्वारा। अब यहाँ पर हम दो चित्र देख रहे हैं। एक पानी में हम देख रहे हैं कि ये जहाज जो है, पानी की लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं और ये जहाज उनके साथ ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, पानी में कुछ पदार्थ हम डाल रहे हैं, वो पदार्थ जाता है नीचे की तरफ, लेकिन उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है? तो ये जो है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर बल। ऊर्ध्वाधर यानी नीचे से ऊपर की दिशा में ये बल काम करता है, यानी यह पानी को ऊपर की दिशा में फेंकता है, ऊपर की दिशा में ये
बल देता है। अब इसी कारण जो है जहाज जो है ये पानी में, हमने देखा था इसके पहले की चित्र में बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, लेकिन जहाज जो है वो डूबता नहीं है। ये पदार्थ जो है पानी में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर ये जो ऊर्ध्वाधर बल है ये इन पदार्थों को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो ये पदार्थ पानी में तैरते हैं। इसी तरह ये जहाज भी है, ये जा रहा है सतत लहरों के साथ, ऊपर नीचे ये हो रहा है, लेकिन ये पानी में डूबता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है द्रव का वह जो बल ऊर्ध्वाधर जो दिशा में काम कर रहा है, ऊपर की दिशा में, वह इनको डूबने नहीं देता। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारण। तो यह जो बल है इसे कहते हैं उत्प्लावकता। तो समुद्र के जल में जब क्षारता अधिक होती है तो उसमें उत्प्लावकता जो है वो ज्यादा होती है, और यह उत्प्लावकता जल यातायात के लिए उपयुक्त दिशा में कार्य करती है। इसके बाद है नमक क्षार के माध्यम से हमें नमक मिलता है। सागर का क्षार हमें कैसे मिलता है? प्रश्न था ना कि सागर जल के क्षार हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो नमक क्षार के माध्यम से नमक मिलता है। हमने पहले इसकी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो भी समुद्र तटीय किनारे होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहां पर नमक की खेती की जाती है। जैसे हम जमीन में खेती करते हैं गेहूं की, धान की, ज्वार, बाजरा, अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जी, इनकी खेती हम जमीन पे करते हैं। उसी तरह से नमक की खेती जो की जाती है उसे नमक क्षार कहते हैं। अब खेती करने में आप सोचोगे कि हम तो बीज बोते हैं, तो नमक क्षार के लिए हम क्या करें? तो आपको पता है कि नमक क्षार में तो समुद्र के किनारे जो पानी आता है, ज्वार के माध्यम से जो पानी किनारे की तरफ आता है, उसे क्यारियां बनाकर इकट्ठा किया जाता है, और फिर वाष्पीभवन के द्वारा पानी उड़ते जाता है, और उसमें जो क्षार है, जो नमक है, वो वहां पर शेष रह जाता है। बाद में उस नमक को प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो नमक हमें उपलब्ध होता है बाजारों में, जिसका हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के भोजनों में नमक का इस्तेमाल होता है। घर के रोज के खाने में तो हम यूज करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अभी आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास के हिसाब से हम बात करेंगे। ये तो हमें पहली का बच्चा भी बताएगा और 5वीं का बच्चा भी बताएगा कि हम खाने में नमक का इस्तेमाल करें। अब उसके अलावा हम नमक का क्या उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं आपको। यहाँ कुछ वेफर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नमकीन मार्केट में रेडीमेड मिलने वाला कुछ नमकीन फरसाण है, खारा सिंगदाना दिखाई दे रहा है। तो इसमें नमक का उपयोग इन पदार्थों को चटपटा बनाने के लिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के अचार दिखाई दे रहे हैं। शायद गाजर का अचार है, और यहाँ शायद मिर्ची वगैरह का अचार है, बहुत सारे अचार दिख रहे हैं। यहाँ पर वाह, मेडिसिन भी दिख रही हैं, दवाएं दिख रही हैं। बर्फ की सिल्लियां, मछली है ना, ये मछली दिख रही है ना, मछली को नमक से एकदम लपेट के रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो नमक का हम जो उपयोग करते हैं, यह नमक का उपयोग पदार्थों को बचाने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में हम नमक का उपयोग करते हैं, क्योंकि नमक लगा के रखने से पदार्थ बहुत दिन तक टिकते हैं, खराब नहीं होते पदार्थ, तो इसलिए नमक का ये उपयोग किया जाता है। यानी जैसे हम मार्केट में जो मिलने वाला नमकीन है, जो पैक फूड आता है, आपने बहुत सारे हम चिप्स वगैरह खरीदते हैं, नमकीन सिंगदाना लेते हैं, अचार जो हम बाजारों से खरीदते हैं, और उसके अलावा हम घर में भी जो अचार बनाते हैं उसमें नमक का हम भरपूर उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण, नमक के कारण उस पदार्थ को अधिक दिन तक अच्छा रखा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल फील्ड में, यानी दवाओं में भी नमक का उपयोग होता है। ये अब जो बड़ी मात्रा में हम मछली पकड़ते हैं समुद्र से, तो क्या सारी मछली एक ही दिन में खप जाती है, या सारी मछली एक दिन में बिक जाती है? नहीं, मछली को संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि मछली एक बार वो जब सागर से बाहर निकल गई तो उसका मछली में प्राण नहीं रह जाते, है ना। तो उसको, उसके शरीर को बचा के रखने के लिए उसको नमक से लपेट के रखते हैं, तो ये मछली खराब नहीं होती है, सड़ती नहीं है, उसमें से बदबू नहीं आती है, और ये मछली बहुत दिन तक इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो कोल्ड स्टोरेज में हम जब सामान रखते हैं तो वहां पे हम
कम टेम्परेचर का उपयोग करते हैं, और टेम्परेचर कम करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स के साथ साथ नमक का भी उपयोग होता है। आइस फैक्ट्री में, बर्फ की फैक्ट्री में बर्फ बनाने के लिए नमक का उपयोग होता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्लियां हैं। आपने भी अपने आसपास बाजारों में कई बार देखी होगी, मोटी मोटी बर्फ की ऐसे सिल्लियां रहती हैं। हमने आसपास अपने घरों के आसपास, स्कूल के आसपास कई बार हम देखते हैं गोले वाला जो गोला बनाता है, उसके बाद भी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं। हम घरों में जो फ्रिज में बर्फ जमाते हैं वो छोटे छोटे क्यूब रहते हैं, है ना, वो एकदम बड़े नहीं रहते। लेकिन और ये जो दुकानों में जो बर्फ रखी जाती है वो आपने देखा होगा, तो इस तरह से बर्फ की बड़ी सिल्लियां रहती हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी ईंटें जिसे हम सिल्ली कहते हैं, तो बर्फ की सिल्लियां, तो ये सब बनाने में भी नमक का उपयोग होता है। तो खाने के, हमारे भोजन में, खाने में तो नमक का जो उपयोग होता है, इसके अलावा हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में नमक का अलग अलग ढंग से उपयोग होता है। अब हम घर में जो अचार बनाते हैं, जो घर में सिरका बनाते हैं, उत्तर भारत के बहुत से बच्चे इस बात को समझते होंगे कि घरों में सिरका बनाया जाता है। तो सिरका में भी उसको बहुत दिन तक संभाल के रखने के लिए, वो चीज खराब ना हो, उसमें नमक का भरपूर उपयोग किया जाता है। आप अपने घर में अपनी मम्मी से या अपनी चाची से, अपनी दादी नानी से, भाभी, बड़ी बहन या अन्य घर के जो भी लोग हैं घर में काम करते हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि अचार में नमक का उपयोग क्यों करते हैं, खटाई बनाते हैं तो खटाई में नमक का उपयोग क्यों करते हैं, सिरका में नमक क्यों डालते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वो लोग समझा सकते हैं। अब हम एक प्रयोग करके देखते हैं, क्या है ये प्रयोग, चलो देखें। तो एक बड़े से बर्तन में 1.5 लीटर पानी लेना है आपको। इसको हम क्लास में भी कर सकते हैं और घरों में भी करके देख सकते हैं, बहुत आसान सा प्रयोग है। इसमें लगभग 100 ग्राम नमक डालें और पानी में घोल दें उसको। कितना पानी लेना है, 1.5 लीटर पानी लिया हमने और उसमें 100 ग्राम नमक डाला और उसको घोल के रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब एक समान आकार के 3 बर्तन लीजिए और नमक युक्त पानी सभी तीनों बर्तनों में समान मात्रा में डाल दें। जो हमने 1.5 लीटर पानी लिया था वो समान मात्रा में तीनों बर्तनों में डाल दिया जाए। अब उसके बाद क्या करना है, तीनों बर्तनों में से एक बर्तन को सूर्य प्रकाश में रखना है। ओके, इसको रख दिया हमने, एक बर्तन को हमने रख दिया सूर्य प्रकाश में और तीनों बर्तन में से एक को रखा सूर्य प्रकाश में। उस पर एक जाली वाला ढक्कन रखें। चलो उसको जाली के ढक्कन से हमने ढांक दिया। अब ये सूर्य प्रकाश की रखा है तो सूरज की रोशनी सतत इस पानी पे पड़ रही है। अब नंबर 2 और नंबर 3, हमने 3 बर्तन में रखा था ना, तो नंबर 2 और नंबर 3 को भी हम जाली से ढांक देंगे और इन बर्तनों को छांव में रखेंगे। इनमें से एक बर्तन में प्रतिदिन आधा गिलास मीठा जल डालेंगे, यानी किसी एक बर्तन में हम मीठा पानी डालेंगे इसमें। अब मान लो नंबर 3 में हम डाल रहे हैं, नंबर 2 को वैसे ही रखेंगे। दोनों बर्तन छांव में रहेंगे, लेकिन नंबर 2 वाले ग्लास में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नंबर 3 वाले में हम समझो मीठा जल डाल रहे हैं। 3-4 दिनों तक ये हमें लगातार करना है। क्या करना है 3-4 दिनों तक, कि एक जो हमने बर्तन रखा है धूप में, वो 3-4 दिन तक धूप में ही रहेगा। ये दोनों बर्तन 3-4 दिनों तक छांव में रहेंगे और इसमें से एक बर्तन में हम मीठा जल डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 3-4 दिनों के बाद तीनों बर्तन एक जगह लाएंगे। बर्तनों के जल स्तर का हम निरीक्षण करेंगे। तीनों बर्तनों के जल का स्वाद लेंगे। कौन से बर्तन का पानी कम अथवा अधिक हुआ है इसकी तरफ ध्यान देना है और उस बर्तन के पानी में खारेपन की मात्रा कम या अधिक होने का क्या कारण है। अब हम तीनों बर्तन एक साथ एक जगह पर रख लेते हैं और कौन सी कृति करेंगे, तो सबसे पहले हमें करना है बर्तनों के जल स्तर का निरीक्षण। तो हमने देखा कि जो पहला बर्तन है इसमें पुराना जो जल स्तर था वो इतना था और 4 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि इसका जल स्तर थोड़ा कम हो गया है। दूसरे बर्तन में भी हमें ये स्थिति दिखाई दे रही है कि जल का स्तर कम हुआ है, लेकिन पहले बर्तन की तुलना में ये अंतर कम है।
और तीसरे बर्तन में हम देख रहे हैं कि जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जल का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो। अब हम तीनों बर्तनों के जल का स्तर का निरीक्षण हम कर चुके हैं। पहले बर्तन का जल का स्तर जो है बहुत कम हुआ है। दूसरे बर्तन में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जल का स्तर कम हुआ है, लेकिन इसकी तुलना में कम हुआ है। और तीसरे बर्तन में जल का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन से बर्तन का पानी कम अथवा अधिक हुआ है? तो पहले नंबर का जो बर्तन है इसका पानी सबसे कम हुआ है, और दूसरे बर्तन के पानी में भी थोड़ी कमी आई है। तीसरे बर्तन के पानी में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये थोड़ा सा स्तर इसका बढ़ा हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? और दूसरा, हमें पानी का स्वाद भी हमें लेना था, तो हमने पहले बर्तन का जो पानी का हमने स्वाद लिया, दूसरे बर्तन के पानी का स्वाद लिया, और तीसरे बर्तन के पानी का स्वाद लिया। अब सबसे अधिक जो है पहले बर्तन का पानी खारा लगता है स्वाद में। दूसरे बर्तन का पानी भी खारा लगता है, क्योंकि नमक तो ऑलरेडी है इसमें, लेकिन इसकी तुलना में इसका खारापन कम होता है। और इस तीसरे बर्तन का जो पानी है इसमें खारापन सबसे कम होता है। खारापन सब में रहेगा, क्योंकि हमने शुरू में ही इसमें नमक मिलाया था, तो खारापन रहेगा, लेकिन उसकी कम अधिक हो सकती है। तो पहले बर्तन में खारापन सबसे अधिक, दूसरे बर्तन में इसकी तुलना में कम, यानी एक नंबर के बर्तन की तुलना में कम, और तीसरे नंबर के बर्तन में खारापन सबसे कम होगा। सूर्य की उष्णता से जल का वाष्पीभवन तीव्र गति से होता है। हमने जो 3 बर्तन रखे थे उन तीनों को हम ले आए साथ में। तीनों बर्तन में हमने पानी का स्तर हम देख रहे हैं, तीनों बर्तन के पानी का हमने स्वाद लिया है। अब उसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने पे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बर्तन सूर्य प्रकाश में रखा गया था उसमें थोड़ा सा पानी कम हो गया है। क्यों कम हुआ है पानी उसमें? क्योंकि वो सूर्य की खुली रोशनी में रखा था, तो सूर्य की उष्णता से पानी का वाष्पीभवन हुआ और पानी की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई। और वाष्पीभवन तेजी से हुआ, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में था, तो डायरेक्ट हीट उसको मिल रही थी, सीधे सीधे सूर्य की गर्मी उसे मिल रही थी, तो वाष्पीभवन तेजी से हुआ। वाष्पीभवन होने से क्या हुआ? जल जो था उसमें वो वाष्प बन गया और पानी कम हो गया, और पानी की क्षारता बढ़ गई, पानी का स्वाद थोड़ा नमकीन हो गया। क्षारों का प्रमाण बढ़ जाता है और पानी अधिक नमकीन हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है उसमें, है ना। शुरू में हमने उसमें नमक डाला था, तो ये पानी तो नमकीन तो था ही, लेकिन अब वो थोड़ा और ज्यादा नमकीन हो गया है। वाष्पीभवन की क्रिया कम और मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में रहने वाले समुद्री जल के भागों में क्षार कम पाए जाते हैं। तो जिस ग्लास में नंबर 2 और नंबर 3 2 ग्लास हमने छांव में रखी थी, और एक बर्तन में हम उसमें रोज थोड़ा सा मीठा पानी डाल रहे थे उसमें, बराबर। तो उसमें क्या हुआ, उस पानी को यदि हमने टेस्ट किया तो उस पानी में नमकीन तो ज्यादा नहीं था, नमक ज्यादा नहीं था। क्यों नहीं था नमक ज्यादा? क्योंकि एक तो वो पानी छांव में था, तो सूर्य की रोशनी उसको नहीं मिल रही थी, और इसलिए वाष्पीभवन जो था वो बहुत ही कम हो रहा था, बहुत धीमी गति से हो रहा था। और हम लगातार उसमें मीठा पानी डाल रहे थे, रोज हम उसमें थोड़ा थोड़ा मीठा पानी डाल रहे थे, तो मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में हो रही थी। तो वह पानी जो था वो नमकीन तो था, क्योंकि नमक हमने पहले से डाला हुआ है उसमें, लेकिन उसकी जो क्षारता थी वो और बढ़ी नहीं, वो ज्यादा नमकीन नहीं हुआ। यही प्रक्रिया महासागरों के साथ में होती है कि महासागरों में जहां पर मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में होती है, जहां पर नदियां अधिक मिलती हैं जिन प्रदेशों में, और वाष्पीभवन की क्रिया कम होती है, ऐसे समुद्री भागों के पानी में क्षार कम पाए जाते हैं। वाष्पीभवन की क्रिया कम और मीठे जल की आपूर्ति भी कम हो, ऐसे भागों में समुद्री जल की क्षारता में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। तो एक बर्तन ऐसा था ना जिसमें हमने छांव में तो रखा था, लेकिन उसमें हमने मीठा पानी नहीं डाला था,
तो ऐसा जो बर्तन है उसके क्षारता में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता। हमने जब पानी में नमक मिलाया था तो जितना वो पानी नमकीन था उतना ही नमकीन वो रहा। क्यों कम उतना ही रहा? क्योंकि हमने न उसमें मीठा जल हमने डाला अलग से और न ही उस पानी का ज्यादा वाष्पीभवन हुआ, तो ज्यादा उसके स्वाद में अंतर नहीं आया। यही प्रक्रिया महासागरों के साथ भी होती है कि ऐसे प्रदेश में, जो महासागर कुछ ऐसे प्रदेश में है जहाँ वाष्पीभवन की क्रिया कम हो रही है और मीठा जल भी उनको कम मिल रहा है, तो ऐसे समुद्री जलों की क्षारता में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। तो अंतर कहाँ दिखता है? एक तो भूवेष्टित समुद्र जो लैंडलॉक सी है, वहां पर मीठे पानी की आपूर्ति कम हो, वाष्पीभवन तेजी से हो, तो ऐसा पानी जो है अधिक नमकीन हो जाता है, क्योंकि वहां क्षारों का प्रमाण बढ़ जाता है। वाष्पीभवन की क्रिया कम हो और मीठे जल की आपूर्ति भी अधिक मात्रा में हो, यानी अधिक नदियां वहां पर उस क्षेत्र में मिल रही है, समुद्र के क्षेत्र में, और उस प्रदेश में सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी नहीं पड़ रही हैं, तब वहां वाष्पीभवन की क्रिया कम होती है और ऐसे क्षेत्रों में समुद्री जल के भागों में क्षार कम पाए जाते हैं। अब हमें इसको एक मानचित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मानचित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसमें हमारे नीचे एक सूचना दी हुई है, ये संसार का मानचित्र है और इस मानचित्र में हमें किस बात का अध्ययन करना है? समुद्री जल की क्षारता का अध्ययन करना है। और क्षारता जो है उसकी इकाई है प्रति सहस्त्र। जिस तरह से हम प्रतिशत कहते हैं प्रति सैकड़ा, वैसे ही क्षारता प्रति सहस्त्र यानी प्रति हजार में मापी जाती है। तो ये जो यहाँ पे निशान आप देख रहे हो, ये सहस्त्र, इसे प्रति सहस्त्र पढ़ा जाता है। इस तरह का आप जब निशान गणित में आप बनाते हो, आपने कई बार ऐसे निशान ऐसे बनाए होंगे इस तरह से, और एक शून्य ऊपर और एक शून्य नीचे, इसे हम प्रतिशत पढ़ते हैं, बराबर। ये प्रतिशत का निशान है। उसी तरह से प्रतिशत मतलब प्रति सैकड़ा, तो उसी तरह से ये जो चिन्ह है ये प्रति सहस्त्र, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस मानचित्र में हमें क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे ये हमारे महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये छोटा सा यूरोप महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा यहाँ लिखा हुआ। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इसमें हमारे महासागरों के भी नाम दिए हुए हैं। आर्कटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर। हम देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये अटलांटिक महासागर है। इसी तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर, और इस तरफ का भी ये क्षेत्र प्रशांत महासागर, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऐसी चपटी नहीं है, हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये और ये हिस्सा जो है मिला हुआ है, तो ये प्रशांत महासागर। यहाँ हम देख रहे हैं भारतीय भूभाग के नीचे, यहाँ पे हम देख रहे हैं हिंद महासागर, और ये दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी महासागर। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसमें देख रहे हैं कुछ अंक लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे निशान बने हुए हैं और कुछ अंक लिखे हैं। कहीं 33 लिखा है, 35 लिखा है, 34, 35, 36, 37, ऐसे यही सारे अंक सब जगह लिखे। ये अंक क्या हैं? ये जो अंक हैं ये है क्षारता प्रति सहस्त्र, प्रति 1000 लीटर पानी में ये इसकी क्षारता, समुद्री जल की क्षारता दी हुई है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मानचित्र का निरीक्षण करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमने मानचित्र का निरीक्षण कर लिया है, उसमें क्या क्या है उसके बारे में चर्चा कर ली है। अब चलो कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम लिखते हैं। तो ये हमारी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है। ये है 23.5 अक्षांश उत्तर कर्क रेखा, और ये 23.5 अक्षांश दक्षिण मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास क्षारता कितनी होती है, प्रश्न है हमारा। अब कर्क रेखा के आसपास, और ये कर्क रेखा यहाँ पर है, मकर रेखा नीचे, तो कर्क रेखा के आसपास और मकर रेखा के आसपास कितनी क्षारता है? तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 36 दी है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यानी कर्क रेखा के आसपास ये लगभग 36 दिखाई दे रहा है।
और ये मकर रेखा के आसपास भी कहीं 35 है, कहीं 36 है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ठीक है, कर्क रेखा के आसपास क्षारता कितनी है? 36 प्रति सहस्र या 36 प्रति हजार। और ये मकर रेखा के आसपास 35, यहाँ 36 भी है, यहाँ 37 भी है, यहाँ 35 भी है, लेकिन 35 जो है मकर रेखा के बिल्कुल पास है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास क्षारता क्रमशः 36 प्रति सहस्र तथा 35 प्रति सहस्र या प्रति हजार है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। हमारा भारत कहाँ पर है? हम देख रहे हैं विषुवत रेखा के ऊपर है हमारा भारत, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, मकर रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है। और ये अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा देश है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और ये मकर रेखा भी। चलो अगला प्रश्न क्या है? सबसे कम क्षारता कौन से प्रदेश में है? अब हमको इसके लिए पूरा मानचित्र देखना पड़ेगा ध्यान से। अब हम देखेंगे यहाँ 37 है, 34, 35, ये 35, 36, 37। आप लोग ध्यान से देखेंगे और ढूंढेंगे कि सबसे कम क्षारता कहाँ पर है। चलो 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 चलो, ओ यहाँ पर है, हमें दिखाई दे रही है 32 प्रति सहस्र। सबसे कम क्षारता हमें इसी प्रदेश में दिखाई दे रही है पूरे संसार में। हाँ, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। सब जगह 34, 33, 35, 37 इस तरह से है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्षारता सबसे कम है 32 प्रति सहस्र या 32 प्रति हजार। और ये कौन सा प्रदेश है? हम देख रहे हैं ये भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो सबसे कम क्षारता भारत के पास बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है 32 प्रति सहस्र। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। जब हम मानचित्र के माध्यम से इन चीजों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर स्थिति मानचित्र की आ जाती है। कौन से महासागर में 37 प्रति सहस्र से अधिक क्षारता दिखाई देती है? 37 या उससे अधिक। अब ये हमको ढूंढना पड़ेगा, हम इसको निरीक्षण करेंगे इसका। तो हमने देखा था कि आर्कटिक क्षेत्र में यहाँ 37 है, यहाँ 34, 35, 36, यहाँ 37 दिख रहा है हमें। ठीक है, और कहाँ हमें दिख रहा है? ये 36 है, 35, 37 यहाँ भी दिख रहा है। तो 37 हमें दो जगह दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी दिख रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी दिख रहा है। लेकिन ये क्षेत्र कौन सा है? कौन सा महासागर है? ये महासागर है अटलांटिक महासागर। ये हम देख रहे हैं, है ना, अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बीच में यहाँ पर हम देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, इनके बीच में ये पूरा जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, यह है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में ही हमें क्षारता जो है 37 प्रति सहस्र दिखाई दे रही है। दो जगह दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है और उसी तरह से यहाँ भी दिखाई दे रही है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है ये अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है। विश्व के स्तर पर क्षारता में अंतर पड़ने का क्या कारण हो सकता है? अब हमने देखा अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षारता है, कहीं पे 32 प्रति सहस्र है, कहीं 33 है, कहीं 34, कहीं 35, 37 इस तरह से है। ये अलग अलग क्षारता क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से मुख्य कारण है अक्षांश रेखा के अनुसार तापमान में होने वाले अंतर, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता, समुद्र के खुले अथवा भूवेष्टित स्वरूप के कारण विश्व स्तर पर क्षारता में अंतर पड़ता है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार-बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा,
सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते